अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस के फर्मेंटेशन प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है उसको कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन एफिशिएंसी एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्रियल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं कि जो अफेक्ट कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन एफिशिएंसी को। न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी, पीएच, टेम्परेचर, इसके अलावा ऑक्सीजन और माइक्रोबियल पॉपुलेशन डायनामिक्स। एट द एंड हम देखेंगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है, इसमें डिफरेंट वेज हैं, जैसे सेल डेंसिटी हो गया, इंक्रीजिंग प्लाज्मिक स्टेबिलिटी एंड प्रोटीन सिक्रीशन। एट द एंड इज रिड्यूसिंग एसीटेट। स्टार्ट करते हैं विद इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन में सबसे पहले हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू में देखेंगे। इसमें जो फूडर होता है ना, फूडर क्रॉप्स होती हैं, उनकी फर्मेंटेशन करवाई जाती है फूडर क्रॉप्स की। चारा जो होता है, ठीक है, फूडर क्रॉप्स जैसे कि मकई वगैरह भी यूज़ की जाती है, ठीक है। इनको इनकी फर्मेंटेशन से ना साइलेज बनाया जाता है, और ये साइलेज को एनिमल फीड के तौर पे यूज़ किया जाता है, जिसपे एनिमल ज़्यादा मिल्क दे रहे होते हैं, ठीक है। और इनकी एक तो प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा हो जाता है, यानी ग्रोथ अच्छी होती है एनिमल की। लेकिन वही एक नॉर्मल फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो इसमें कुछ समहाउ न्यूट्रिएंट लॉस हो जाते हैं इस प्रोसेस के रन होने में। लेकिन अगर इसी के प्रोसेस को मैक्सिमाइज़ कर लिया जाए, इसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ कर ली जाए, तो देन क्या होगा, मैक्सिमाइजिंग फर्मेंटेशन ऑफ एफिशिएंसी साइलेज प्रोडक्शन के, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट लॉस हो रहे थे वो भी नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल लो हो जाएगा न्यूट्रिएंट लॉस। रिड्यूस न्यूट्रिएंट लॉस, ठीक है, न्यूट्रिएंट का लॉस क्या हो जाएगा, बहुत लो हो जाएगा। जब न्यूट्रिएंट लॉस लो हो गया तो मीन्स ये जो साइलेज है इसके अंदर क्या हो जाएगा, हायर न्यूट्रिएंट रिटेंशन, कि साइलेज अब ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स रखता है। तो अल्टीमेटली यही अगर फीड जो फूड है ये को और बफलो जो डेयरी में होते हैं ये यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगी, हायर ग्रोथ होगी। ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी डेयरी पे। अब आते हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्री में भी फर्मेंटेशन को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए डिफरेंट, जैसे कि बायोफ्यूल, ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह, एंजाइम्स या फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर इसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करवा लिया जाए, तो देन क्या होगा, यानी इसकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करवा लिया जाए, तो देन क्या होगा कि इसमें ना इंक्रीज़ प्रोडक्ट यील्ड, जो प्रोडक्ट की यील्ड होगी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वो इससे ये मुराद है कि एक बायो फर्मेंटर था, ठीक है, वो आप एक ख़ास अमाउंट लेना चाह रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 केजी, 100 केजी अमाउंट थी, ये आप किसी ऑर्गेनिक एसिड की लेना चाह रहे थे। तो उसके लिए आपको जो साइकिल थे वो 5 साइकिल रन करने पड़ रहे थे पहले शुरू में, ठीक है। लेकिन आपने जैसे ही मैक्सिमाइज़ कर दिया फर्मेंटेशन, क्योंकि हर जो साइकिल था 20 केजी प्रोड्यूस कर रहा था, तो एट द एंड 100 केजी 5 साइकिल के बाद हो जाना था। लेकिन जब आपने मैक्सिमाइज़ करवा लिया एफिशिएंसी को, ठीक है, फर्मेंटेशन की, तो देन यही जो बायो फर्मेंटर है, ठीक है, ये 4 साइकिल में क्या करवा लेगा, 100 केजी प्रोड्यूस करवा लेगा, क्योंकि अब वो 20 के बजाय 25 केजी की प्रोडक्शन करवा रहा है पर साइकिल। तो इससे क्या हो जाएगी, इंक्रीज प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो मीन देखें कि अब 5 साइकिल पर ज़्यादा कॉस्ट लग रही थी और 4 पे कम हो गई, ठीक है, 5 की निस्बत। तो रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, फिर कंपनी को एक तो कंपटीशन हो जाएगा मार्केट में ज़्यादा, ठीक है, एनहांस द कम्पिटिटिवनेस, और सेकंड में प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा इंडस्ट्रीज़ को। अब आते हैं मेडिकल। तो मेडिकल में भी फर्मेंटेशन यूज़ होती है मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक, वैक्सीन और थेराप्यूटिक प्रोटीन्स वगैरह। तो जब मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाने की जो फर्मेंटेशन है ना, इसको अगर एफिशिएंट कर लिया जाए इस प्रोसेस को, तो देन क्या होगा, इसकी सेम इंडस्ट्रियल की तरह इसमें भी क्या हो जाएगी, एक तो यील्ड जो होगी, प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा बनेगी, और सेकंड वन उसी तरह क्या हो जाएगा कि जो रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो हो जाएगी। जब यील्ड वही कम साइकिल में ज़्यादा यील्ड हो रही है, तो मीन्स क्या हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी लो हो जाएगी। और अब क्या है, एनहांस द एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी अब जब
ज़्यादा एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन्स बन रहे होंगे, तो अब मार्केट में ये ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी और अब हर कोई अफोर्ड भी कर सकेगा। इसकी अफोर्डेबिलिटी, जब एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी तो मीन अफोर्ड भी कर सकेगा, और इकोनॉमिकल हो जाएंगी जब ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकेगा और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकेगा। अब आते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फर्मेंटेशन एफिशिएंसी को। सबसे पहले आते हैं जो फैक्टर है दैट इज़ न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। अगर एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स मिले ना फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान, तो ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। ग्रोथ अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली ग्रो जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बनेगी। ठीक है, प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा बनेगी। एडिक्वेट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी से क्या होते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और मेटाबॉलिज्म भी क्या होता है, वो भी एफिशिएंट रहता है, तो प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा बनेगी। लेकिन अगर यही जो न्यूट्रिएंट लेवल है वो क्या हो, सब ऑप्टिमल हो, यानी जितनी चाहिए थी रिक्वायर्ड उससे कम रखा जाए, तो उसकी ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ग्रोथ कम होगी तो मीन प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट यील्ड है, और प्रोडक्ट यील्ड कम होने के साथ साथ फिर फर्मेंटेशन का टाइम पीरियड भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लॉन्गर फर्मेंटेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट वन इज पीएच। पीएच भी अफेक्ट कर रही है माइक्रोबियल ग्रोथ पर। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने फर्मेंटेशन करवानी होती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, उसकी मेटाबॉलिज्म और प्रोडक्ट फार्मेशन, तो ये पीएच बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि हर डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ऑप्टिमल रेंज है पीएच की डिफरेंट है। जैसे 5.5 से लेके 8.5 तक रेंज है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट रेंज में रिलाई कर रहे होते हैं कि वो डिफरेंट रेंज को पसंद करते हैं कि हम इस रेंज में अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हर जो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑप्टिमल पीएच रेंज रखते हैं किसके लिए, ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए। अगर इन्हें इनकी ऑप्टिमल रेंज दी जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इनकी जिसमें वो ज़्यादा अच्छी तरह काम कर सकते हैं बायो फर्मेंटर के अंदर, ऑप्टिमल पीएच दी जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो फिर उनकी जो एफिशिएंसी होगी मैक्सिमाइज हो जाएगी। कि अगर मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट, ठीक है, जो उनकी ऑप्टिमल पीएच रेंज थी उसको मेंटेन कर दिया जाए तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी फर्मेंटेशन की। अब आते हैं टेम्परेचर भी क्या है, इसकी जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे पीएच, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के की डिफरेंट पीएच होती है। ठीक है, ऑप्टिमम, तो इसी तरह डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज। ठीक है, फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो अगर इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अप्रोप्रिएट प्रॉपर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज दी जाए, तो देन इनकी जो फर्मेंटेशन की एफिशिएंसी को इसको मैक्सिमाइज करवाया जा सकता है। अब आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी अफेक्ट कर रही होती है ग्रोथ पर, मेटाबॉलिज्म पर, प्रोडक्ट फार्मेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। और ये डिपेंड कर रहा होता है कि ये जो प्रोडक्शन जो फर्मेंटेशन है वो कौन, डिपेंडिंग ऑन द फर्मेंटेशन, कि फर्मेंटेशन किस तरह की है, एरोबिक फर्मेंटेशन है या एनारोबिक। ठीक है, ये डिपेंड करता है, एरोबिक एनारोबिक डिपेंड करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन करवा रहा है वो एरोबिक है या एनारोबिक है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एरोबिक, अगर एरोबिक कंडीशन हो तो वो एरोबिकली काम करते हैं और फर्मेंटेशन नहीं करवा पाते। ठीक है, लेकिन उन्हें एनारोबिक कंडीशन दी जाए तब फर्मेंटेशन करवाते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अ, चाहे उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे तो वो कंप्लीटली ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं कर पाते, बल्कि उनकी क्या करवाते हैं, फर्मेंटेशन होती है, करवाते हैं। पता है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है इसमें फर्मेंटेशन में, जिसमें ग्लाइकोलिसिस तक ही रहता है, फिर आगे फर्मेंटेशन हो जाती है, क्रब साइकिल में एंट्री नहीं होती। और एनारोबिक में ये होता है कि ऑक्सीजन, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम कर रहे थे, ये मोस्टली यूज हो रही थी। एरोबिक फर्मेंटेशन क्या होते हैं, रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायर होती है माइक्रोबियल ग्रोथ और फर्मेंटेशन के लिए, क्योंकि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें यूज होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन करवा रहे होते हैं। तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगी तो माइक्रोबियल ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, वो भी लो हो जाएगी और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी। और एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इस केस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे वो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और अल्टीमेटली रिड्यूस होते होते खत्म हो जाएगी और इससे प्रोडक्शन भी लो हो जाएगी। इस तरह ये ऑक्सीजन अफेक्ट कर रही है।
अब नेक्स्ट वन है माइक्रोबियल पॉपुलेशन डायनामिक्स के जो बायोफर्मेंटर होता है ना, बायोफर्मेंटर के अंदर समटाइम सिर्फ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बल्कि पॉपुलेशन होती है, डिफरेंट जो स्पीशीज होती हैं, ठीक है। कंपोजिशन, डाइवर्सिटी एंड इंटरेक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, इस जो इसके अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। उनके कंपोजिशन, डाइवर्सिटी, किस कौन कौन से स्पीशीज से लिए गए हैं, फिर उनका आपस में क्या इंटरेक्शन है, वो भी इफेक्ट कर रहा होता है एफिशिएंसी एफिशिएंसी पर माइक्रो, ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के, और स्टेबिलिटी का, इन दोनों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। अब अगर इनके दरमियान जो इंटरेक्शन है वो कंपटीशन वाला हो तो वो नेगेटिवली करेगा, ठीक है, और इनहिबिशन वाला भी नेगेटिवली करेगा, और ये क्या करेगा, ये पॉजिटिवली करेगा। इसमें जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बनेगी और कम टाइम में बन जाएगी। तो क्या होगा, कंपटीशन, इनहिबिशन या सनर्जी अमंग डिफरेंट माइक्रोबियल स्पीशी, ठीक है। डिफरेंट माइक्रोबियल स्पीशी के दरमियान अगर ये डिफरेंट तरह के फिनोमेना होंगे तो क्या अफेक्ट करेगा, वो ग्रोथ रेट को अफेक्ट करेगा। ग्रोथ रेट को अफेक्ट करेगा तो अल्टीमेटली किसको अफेक्ट कर रहा होता है, यील्ड को, प्रोडक्ट यील्ड को, और उसके साथ साथ फर्मेंटेशन टाइम को भी अफेक्ट कर रहा है। इस तरह ये माइक्रोबियल पॉपुलेशन डायनामिक्स में इनका जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन होता है इनका आपस में क्या रिलेशन होता है। ये सिनर्जिस्टिक में ग्रोथ रेट भी ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट यील्ड भी ज़्यादा होगी, फर्मेंटेशन टाइम भी कम होगा। इनहिबिशन में ग्रोथ रेट भी कम होगा, यील्ड भी कम होगी, और फर्मेंटेशन टाइम ज़्यादा होगा। तो ये इस तरह ये अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ फर्मेंटेशन को। तो सबसे पहले आता है सेल डेंसिटी। सेल डेंसिटी इज द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बायो फर्मेंटर के अंदर ऐड करते हैं ना, उसका नंबर है, ठीक है, सेल डेंसिटी से मुझे मुराद है। तो जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतनी क्या ज़्यादा प्रोडक्ट उतनी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। हायर सेल डेंसिटी, सेल मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल डेंसिटी मीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेंसिटी, हायर सेल डेंसिटी लीड टू हायर प्रोडक्ट यील्ड, ठीक है। तो इसमें और प्रोडक्ट यील्ड भी ज़्यादा बनेगी और फास्टर प्रोडक्शन होगी। देन हम देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज़ किया जा रहा है हायर सेल डेंसिटी को गेन करने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज द सेल डेंसिटी। इसके लिए बैच फर्मेंटेशन, ठीक है, बैच फर्मेंटेशन जो प्रीवियस लेक्चर में देखा है, और कॉन्टिन्यूस फर्मेंटेशन, ये दो प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट वन है जो इंक्रीजिंग प्लाज्मिक स्टेबिलिटी, कि जो आपने आप जैसे इकोलाई हो गया, ठीक है, ये यूज़ किया है आपने जीना, इसमें आप प्लाज्मिड इंसर्ट करवाते हो जिसमें क्या होता है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये ब्लू कलर से मैं शो कर रहा हूँ जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या होता है कि अगर ये जिसमें आपने जो प्लाज्मिड आपने इसमें इंसर्ट करवाया उसमें आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो अगर ये प्लाज्मिड स्टेबल होगा तो देन ही ये इसका एक्सप्रेशन करवा सकेगा, और आपकी जो प्रोटीन है, जो जिसे प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसका एक्सप्रेशन हो सकेगा। अगर ये प्लाज्मिड अनस्टेबल हो जाए तो क्या होगा, प्रोटीन का एक्सप्रेशन कम होता जाएगा और अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। तो प्लाज्मिड जो है यूज़ होते हैं जीन एक्सप्रेशन के लिए और प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। और प्लाज्मिड इंस्टेबिलिटी अगर हो जाए तो फिर क्या होएगा, एक तो प्रोडक्ट यील्ड कम हो जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि प्लाज्मिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता जो इक्वलाई होंगे वो इन्हें प्लाज्मिड लॉस करते जाएंगे, और जब डेफिनेटली प्लाज्मिड लॉस कर जाएगी तो हमारी जो रिक्वायर्ड जो इससे जो प्रोटीन बननी थी इस जीन से, वो क्या हो जाएगी, लो होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब देखें इसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज आज यूज़ की जा रही हैं। इसमें सबसे पहले एक तो प्लाज्मिड, स्टेबल प्लाज्मिड को यूज़ किया जाता है, कोशिश की जाती है जो ऐसे प्लाज्मिड को यूज़ किया जाए जो स्टेबल हो। सेकंड वन फिर जो ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन रखी जाती हैं, ठीक है, ग्रोथ कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है कि वो प्लाज्मिड लॉस ना हो, ठीक है, कम से कम अगर हो तो बहुत, टू प्रोड्यूस द प्लाज्मिड लॉस, ग्रोथ कंडीशन को ऑप्टिमाइज़ करवाया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब प्लाज्मिड लॉस नहीं होगा तो फिर एक तो प्लाज्मिड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। जब ये ऑप्टिमाइज़ करवाते हो ग्रोथ कंडीशन, उससे क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज प्लाज्मिड स्टेबिलिटी। जब प्लाज्मिड स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी तो मीन प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा हो जाएगी। अब से थर्ड वन आ जाता है प्रोटीन सिक्रीशन। अब कोई भी आपकी जो जैसे कि एक वही बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, इसमें जीना ये आपका प्लाज्मिड है,
और प्लाज्मिड में आपका जीना फिनरस इस यहाँ पर रेड से शो कर देता हूँ, ठीक है। इस रेड से फिर क्या बनेगी, यहाँ से प्रोटीन बनेगी। अब प्रोटीन सिक्रीशन ये होता है कि जब प्रोटीन आपको चाहिए सेल के बाहर चाहिए ना, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर क्या सिक्रीशन होके सेल के बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, प्रोटीन सिक्रीशन कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस में ना प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट प्रोटीन, ये जो रिकम्बिनेंट प्रोटीन है डेफिनेटली ये आर रेड से शो किया हुआ है, ये प्लाज्मिड के ऊपर जो है, ऐसी प्रोटीन को रिकम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं ना। तो ये जो रिकम्बिनेंट जीन से जो प्रोटीन बनती हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनकी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करवाया जा सकता है बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोटीन सिक्रीशन पाथवे, कि ये सारी की सारी जो प्रोटीन होती हैं ये बाहर नहीं आती, क्योंकि जो प्रोटीन सिक्रीशन पाथवे होता है वो ऑप्टिमाइज नहीं हुआ होता। तो आप इसको कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन को, इसकी ज़्यादा प्रोटीन की प्रोडक्शन ले सकते हो, कि इससे जितनी ज़्यादा प्रोटीन बनती है वो सारी आप चाहते हो कि सारी की सारी बाहर आ जाए, तो इसका जो सिक्रीशन पाथवे है उसको क्या कर दो, ऑप्टिमाइज़ करवा दो, कि जितनी ज़्यादा बने वो सारी की सारी प्रोटीन क्या आ जाए, बाहर आ जाए। इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ यूज़ की जाती हैं। इसमें सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि यूज़िंग सिग्नल पेप्टाइड्स। ऐसे पेप्टाइड्स जो क्या करते हैं, जो इनके जो प्रोटीन, ये जो प्रोटीन बनी हुई है ना सेल के अंदर, इनको क्या करते हैं, बाहर रिलीज़ करने में या बाहर सिक्रेट करने में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ऐसे उन्हें सिग्नल करते हैं इन प्रोटीन को, यहाँ पर जो मेम्ब्रेन में प्रोटीन होती है, कि जो इंटरनल सेल प्रोटीन है रिकम्बिनेंट, उनको सेल के बाहर क्या कर दिया जाए, सिक्रीट आउट कर दिया जाए। और फिर ऑप्टिमाइजिंग प्रोटीन फोल्डिंग कंडीशन, अब ये जो प्रोटीन बनती है इसकी जो फोल्डिंग है इसको भी ऑप्टिमाइज किया जाए। अगर प्रॉपरली फोल्ड नहीं होगा डेफिनेटली हमारे प्रोटीन वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती। और फिर थर्ड वन जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी जो यूज़ करते हैं, सिक्रीशन एनहांसिंग म्यूटेशन, ऐसी म्यूटेशन करवाई जाए जिससे सिक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसी म्यूटेशन ये खुद भी करवा सकते हैं, खुद भी करवाते हैं, मोस्टली करवाते ही खुद हैं इसमें, कि ऐसी ऐसी म्यूटेशन करवाई जाए जिसमें ऐसा जीन म्यूटेट हो जाए जिसके जो रिस्पॉन्सिबल था इसके सिक्रीशन को कंट्रोल करने में, अगर वो उसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो जो प्रोटीन की सिक्रीशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट आउट होती जाएगी सेल के बाहर। तो उससे क्या हो जाएगी, इम्प्रूव, एक तो सिक्रीशन एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी, और सेकंड वन क्या है, रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी मीन ये जो प्रोटीन अंदर बनती है ना, ये अगर बाहर रिलीज ना हो तो ये आपस में फिर क्या करते हैं, इकट्ठी होकर इंक्लूजन बॉडी बनाते हैं सेल के अंदर। तो जैसे ये बनती जाए बाहर रिलीज होती जाती है तो इंक्लूजन बॉडी नहीं बनेगी, अगर बनी तो बहुत लो बनेगी, ठीक है। अब लास्ट वन आता है रिड्यूसिंग एसीटेट। अब जो भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसमें लैक्टिक एसिड भी बनता है, एसिटिक एसिड भी बनते हैं, तो एसीटेट बनेगा तो डेफिनेटली उससे क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी कॉज कर देगा और प्रोडक्शन लो हो जाएगी। कुछ फर्मेंटेशन प्रोसेस में अकोमुलेशन ऑफ एसीटेट, एसीटेट अगर बाई प्रोडक्ट बन रहा है तो उससे क्या हो जाएगी, अगर इसकी अकोमुलेशन होती जाएगी तो ये पीएच क्या हो जाएगी, पीएच को लो कर देगा, ठीक है। और पीएच लो करने से अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो लीड टू डिक्रीज प्रोडक्ट यील्ड, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो फिर प्रोडक्ट यील्ड भी लो हो जाएगी और स्लो प्रोडक्शन रेट लो हो जाएगा। अब इसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जा रही हैं, एक तो अल्टरनेटिव कार्बन सोर्स, ऐसा कार्बन सोर्स यूज़ किया जाए जो नॉर्मल जैसे ग्लूकोज वगैरह को यूज़ कर रहे हैं तो उसके फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को यूज़ करने से एसीटेट बन रही है, तो फिर हम ग्लूकोज के अलावा कोई और कार्बन सोर्स यूज़ करें जिसकी एंड प्रोडक्ट जो फर्मेंटेशन में एसीटेट ना बने। और सेकंड वन, फिर हम ऑप्टिमाइज़ करवा लेते हैं ग्रोथ कंडीशन को, ठीक है, ऑप्टिमाइजिंग फर्मेंटेशन कंडीशन टू रिड्यूस एसीटेट फार्मेशन। फिर हम कंडीशन को ऐसे ऑप्टिमाइज़ करवा लेते हैं कि जो फर्मेंटेशन की फार्मेशन है वो कम से कम हो। जब फर्मेंटेशन की फार्मेशन कम से कम होगी तो मीन जो अकोमुलेशन भी एसीटेट की कम होगी, सो एसी एसीटेट की फार्मेशन कम होगी तो अकोमुलेशन भी कम होगी, अकोमुलेशन कम होगी तो मीन जो प्रोडक्ट की यील्ड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि टॉक्सिसिटी नहीं है होगी अब, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट यील्ड ज़्यादा हो जाएगी, दूसरा रिड्यूस एसिटेट अकोमुलेशन। थैंक यू सो मच।